पता है ना, कुछ नहीं पता उसको आंसर को पूछिए ना मैम, क्वेश्चन हमको फाइनल फाइनल तो बनाइए देंगे। हाँ ठीक है, तो आंसर बताओ। Discuss some of the advantage of probability sampling. Advantage of probability sampling. चलो बताओ। ऑप्शन? नो ऑप्शन। सबसे पहले मैंने डिस्कस वर्ड कहा, दैट मीन्स देयर इज नो ऑप्शन। बताओ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का क्या एडवांटेज है? बताओ। पढ़ के आने तो बोले थे हम बुक नहीं है, जो है पीडीएफ वो है ना, पढ़ो उसको। तुम जानने के लिए पढ़ते हो ना? जानने समझने आंसर देने के लिए पढ़ रहे हो ना फिलहाल तो पहले वो बता दो। और कोई प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बता सकता है? व्हाट इज द एडवांटेज, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? डिसएडवांटेज क्या है और एडवांटेज क्या है? पहले तो ये बता दो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है। हाँ बिट्टू बता देगा। बोलो बताओ क्या है। इतना छोटा छोटा आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दोगे फिर रिसर्च क्या करोगे तुम लोग? रिसर्च कैसे हो जाएगा? सब अभी पीडीएफ बुक सब याद आएगा तुम लोग को, जो पढ़े हो ही याद नहीं आएगा। क्लास 3 से रिलेटेड भी नहीं है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पहले बताया था। चेंज पढ़ो फिर से। चांस को तुम चेंज पढ़ोगे। तो इसको तो बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब हम तो पूछ रहे थे एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सबको मौका मिलेगा। चलो सबको मौका मिलेगा, ये उसका एडवांटेज है, हो सकता है। अनबायसनेस अनबायसनेस नहीं होगा, बायस नहीं होगा, अनबायस्ड होगा। हाँ बायस नहीं, ठीक है। और तुम लोग एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पूरा का पूरा रिसर्च कर लो। कर ही रहे। एक सवाल पे पता नहीं 1 घंटा डिस्कशन। अच्छा एक बात बताओ, डेट देने का काम मेरा है कि तुम्हारा? ठीक है नहीं पढ़े थे, ठीक है। बाकी लोग हम क्लास में कुर्सी टेबल को तो पढ़ाए नहीं थे, नहीं पढ़ाए थे, बिल्कुल नहीं पढ़ाए थे।
तो इससे अच्छा कुछ देर बाद तुम लोग सब बोले तो यही बोलोगे कि कोई नहीं आया था, हम ये क्लास नहीं किए थे, हम वो नहीं किए थे, तो हम दूसरे वाले को तो नहीं पढ़ाए थे ना, हम सीधा तो सवाल मेरा ही है। अनुराग बताओ, तुम तो पढ़ते हैं, इसको फोन करते हैं क्लास अभी पढ़ रहे हैं हमेशा बनाए। हाँ, पढ़ते क्या हो भाई? भास्कर क्या पढ़ रहा है? खड़े हो तो तुम भास्कर, तुमको हम पढ़ाते हैं अभी, कौन कौन सा शायरी याद आएगा? आ जाओ, चलो लाइन पे आ जाओ। इसीलिए तो तुमको शायरी याद आ रहा है। आओ ना, हम अच्छे से याद दिलाते हैं। आ जाओ आ जाओ, आज तुमको हम सब याद दिलाते हैं। आ जाइए, इधर आइए, आओ बैठिए तो सामने सामने आ जाइए। लास्ट क्लास में तुम थे भास्कर? नहीं थे। लास्ट क्लास में कौन कौन था? बस हैंड रेज करो। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या था बताओ तो जरा। रैंडम सिलेक्शन होता था। और वो के कैसे डिसाइड करेंगे? जो के था वो कैसे डिसाइड करेंगे? नंबर ऑफ पीरियड्स ऑफ द पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय डिसाइड नंबर ऑफ सैंपल, उसके बेसिस पे। और जो वो नंबर हम लोग रैंडम सिलेक्शन करेंगे, इसमें रैंडम सिलेक्शन होता है या नहीं होता है? कितना रैंडम सिलेक्शन होता है? कितना रैंडम सिलेक्शन होता है? तुमको मैंने यहाँ बैठने कहा 10%। सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, ज्यादा नंबर ऑफ पॉपुलेशन वो तो डिसीजन के लिए आते थे, बोले ना कि टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल, जो आपको सैंपल लेना है उसे डिसाइड करिए। मतलब अगर 100 टोटल पॉपुलेशन है और तुमको 10 सैंपल लेना है तो 100 डिवाइडेड बाय 10 कर दोगे और टोटल 10 सैंपल्स लोगे। अब वो जो रिजल्ट आता है दैट इज के, ठीक है? तो अब रैंडम सैंपल्स जो लोगे, क्या हुआ? अब जो तुम रैंडम सैंपल्स लोगे वो कहां से लोगे? 1K तो आएगा, पहला सैंपल तो रैंडम आएगा ना। नहीं, वैसे नहीं करते हैं। आपको मान लो 10 सैंपल लेना है, जैसे एग्जांपल बता चुके हैं, 100 टोटल पॉपुलेशन है और आपको 10 सैंपल लेना है इस पॉपुलेशन से, तो तक के इज दिस वन, ठीक है? ये के जो होगा उसके बाद ये के डिसाइड कर लिए, पहले तो ये, उसके बाद क्या कर रहे हो तुम? रैंडम सिलेक्शन करोगे, रोल नंबर 1 2 3 4 तक से 10 तक जाओगे। 10 तक ही क्यों जा रहे हो? क्योंकि ये 10 डिसाइड है, ठीक है? आप इसमें से लैंग्वेज बताओ कौन सी है इसमें जिसमें पॉपुलेशन और सैंपल का रेशियो है। ये जो के है इसका वैल्यू 1 से लेकर 10 तक कोई एक रैंडम सिलेक्शन करोगे। पहले जो हम करते थे उसमें चिट में क्या होता था? 1 से लेकर 100 तक का टोटल, अगर 100 स्टूडेंट्स है तो 100 रोल नंबर तक का एक चिट रखेंगे बाउल में और उसके बेसिस पे आप 10 का सिलेक्शन कीजिए। मतलब उस बाउल में से 10 चिट निकालना है। 10 चिट निकालोगे तो क्या होगा? सिंपल रैंडम सैंपलिंग। लेकिन अब आप क्या करेंगे? 1 से लेकर 10 तक का, सिर्फ 10 तक का रोल नंबर लिखेंगे और बाउल में डालेंगे। उसके बेसिस पे सिर्फ एक रैंडम सिलेक्शन, एक सैंपल लोगे। अब वो सैंपल कुछ भी आ सकता है, 1 से 10 तक जो भी आपको कुछ भी क्या आएगा, कुछ भी 1 से 10 तक आएगा। कोई भी एक नंबर ले लो जो आया हो, ठीक है? 7 मान लो, 7 के बाद लिखते हैं 10 है तो 7 + 10 17 + 10 + 10 प्लस इस तरह
से पूरा का पूरा जो वैल्यू आएगा इसमें 22 होगा। बता रहे हो वो 22 से बाद में आएगा। कितना आ गया टोटल सैंपल आ गया जी सिस्टमैटिक सैंपलिंग। अब इसमें 22 बताओ कहाँ आ रहा है? जैसे 1 to 10 में से एक रैंडम ले गया तो मैं बाकी जो सिस्टमैटिक जान से रोल नंबर के साथ तो वही आएंगे कंफर्म। तो बाकी होगा तो अपॉर्चुनिटी खत्म हो तो जान गए कि अब यहाँ से मान लीजिए जैसे 7 सेलेक्ट हुआ तो बाकी का तो पता चल गया 16 15 जो भी ये है पता किसको चल गया? पता किसको चला? वो तो आइटम वो तो नंबर ऑफ आइटम्स है ना, इसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? अब आपके पास ऑप्शन क्या है चिट बनाने के लिए? कभी कभी ये भी तो है 1 से लेकर 100 तक का तुम चिट बना रहे हो, हमारे पास इतना टाइम है तब ना। लेकिन इसका करने का मतलब था ना मैम जैसे आप सपोज लिस्ट बना हाँ। तो 7 नंबर पे रखिएगा अच्छा फिर 17 पे अच्छा रखिएगा फिर 27 पे अच्छा रखिएगा उससे पहले तो पता नहीं रहता ना कि कौन सा पहले कुछ भी नहीं मालूम है और उसमें भी सिस्टमैटिक सैंपलिंग क्या है, सैंपल्स कलेक्ट करने का तरीका है। अब आपकी मत पहले से आपको पता है कि आप कौन कौन से एरिया में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, पता है कौन सा शब्द का कौन सा नंबर दिया गया है, कौन से स्टूडेंट का दिया गया है रोल नंबर, तुमको पहले से पता है? नहीं पता होता है यहाँ पे। तो अब 1 से लेकर 10 तक तुम्हारे पास यहाँ पे टाइम का भी शॉर्टेज है, कहीं ना कहीं आप 1 से लेकर 100 तक का पूरा शीट बनाते हैं और अभी आपसे कितना शीट बना रहे हैं उससे एक का रैंडम सिलेक्शन करना है, उसके बाद बाकी अपने आप डिसाइड होगा। इसमें आपको ये इतना बनाना पड़ता, उसमें से 10 शीट्स का सिलेक्शन करना पड़ता, तो वहां पे टाइम ज्यादा लगता ना। सिस्टमैटिक में थोड़ा आसान हो जाएगा और सारा तरीका है डिपेंडिंग ऑन द टाइम और सिचुएशन। आप बहुत सारे सैम्पलिंग मेथड है जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं, इन सबके सिवा और भी मेथड्स है और सर्टिफिकेशन की भी जरूरत होती है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को समझ में नहीं आ रहा तो क्या कहते हैं सिस्टमैटिक भी लिया जा सकता है, क्लस्टर सैम्पलिंग भी होता है। क्लस्टर सैम्पलिंग नहीं पढ़ी होगी बताए थे, जो ग्रुप वाइज डिवाइड कर देते हैं। अगर पूरे सब हो गया सारा तुम लोग को मैसेज करा हुआ एग्जांपल कुछ अच्छा एग्जांपल तो याद रहेगा नहीं। वो बताने का सिंपल टर्म ये होता है कि उसमें हर टाइप का पार्टिसिपेशन होगा, ठीक है। जैसे कोई एरिया अगर लेते हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कोई एक पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ एक ही तरह का इंसान सारा रहेगा, है ऐसा जरूरी? अलग अलग इनकम लेवल का इंसान रहेगा या नहीं रहेगा? एग्जैक्टली वही चीज है। जब एरिया और क्लस्टर सैम्पलिंग उसी में आ जाता है, क्लस्टर सैम्पलिंग का ही एक पार्ट हो जाता है एरिया सैम्पलिंग। उसमें क्या करते हैं आप पूरा डिवाइड किए और उस क्लस्टर में शॉर्ट क्लस्टर जो लोगे आप तो हो सकता है बहुत ज्यादा क्लस्टर भी और नंबर ऑफ अमाउंट ज्यादा भी बढ़ा दिया जाए। जैसे 2 पार्ट में पटना को बांटो ईस्ट और वेस्ट, क्लस्टर बड़ा हो जाएगा। कोई एक सेक्शन आप लीजिए रैंडम सिलेक्शन उसके हिसाब से स्टडी कर लो, 4-5 क्लस्टर में डिवाइड कर दो पूरे पटना को। अब क्या होगा क्लस्टर शॉर्ट हो जाएगा, लेकिन जो भी क्लस्टर तुम लोगे उस क्लस्टर के ईच एंड एवरी एलिमेंट को स्टडी करोगे। अब उस एवरी एलिमेंट में उस क्लस्टर में हर तरह का पॉपुलेशन इन्वॉल्व होगा और हर तरह के पॉपुलेशन का इन्वॉल्व होने से ये हो जाएगा कि कहीं ना कहीं आपका रिलायबिलिटी जो है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। सर्टिफिकेशन में हम लोग डिवाइड कर देते थे, अब हर एरिया में यहाँ पे क्या हो रहा है एरिया वाइज डिवीजन हो रहा है, क्लस्टर्स में शॉर्ट क्लस्टर्स में तुम डिवाइड कर रहे हो। अगर स्ट्रेटिफिकेशन किया जाता तो क्या होता, इनकम लेवल को हम 2-4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो एग्जांपल लास्ट ऑफलाइन क्लास में भी बताए थे। इनकम लेवल के बेसिस पे 3-4 ग्रुप क्राइटेरिया डिवाइड कर दो, जैसे जॉब क्लासिफिकेशन ही कर लो, ग्रेड A B C D कर लो। अब उसके हिसाब से अलग अलग एरिया के अलग अलग ग्रुप आएंगे, उसमें मर्ज हो जाएगा सारा, होगा ना। तो स्ट्रेटिफिकेशन में भी मर्ज कर सकते हो, क्लस्टर में भी कर सकते हो, लेकिन अगर स्ट्रेटिफिकेशन में करोगे तो कॉस्ट टाइम रिसोर्स की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्लस्टर में कम पड़ेगी, क्योंकि आपको एक क्लस्टर मिल गया, एक एरिया मिल गया शॉर्ट, मान लो बोरिंग रोड मिल गया तो अब बोरिंग रोड के आसपास ही सारा बोरिंग रोड का घर होगा ना, बोरिंग रोड का घर जाके सिटी में तो नहीं होगा, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं वो उसी एरिया में है, तो आपका टाइम कम हो जाएगा, मनी भी कम होगा
क्योंकि इन्वेस्ट जो आप ऑब्जर्वेशन लेने जाएंगे हर घर पे कलेक्शन जो भी करने वाले हैं डेटा, वो ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं होगा क्योंकि अलग अलग एरिया जाकर आप सैंपल्स लेते हैं तो ज्यादा टाइम लगेगा। एक ही एरिया में 2 4 10 जगह अगर 10 20 50 घर में भी घूमने बोल दिया जाए तो एक दिन में घूम सकते हो और अलग अलग एरिया में दे दिया जाए तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। टाइम, कॉस्ट, रिसोर्स सब कुछ चाहिए, नंबर ऑफ पर्सन भी आपको रखना पड़ेगा ज्यादा, ठीक है। तो इसलिए क्लस्टर सैम्पलिंग हेल्पफुल होगा और क्लस्टर सैम्पलिंग इस केस में भी हेल्पफुल हो सकता है। कोई ऐसा एरिया अगर हम सेलेक्ट कर ले जहां पे वेरिएशन ज्यादा हो, मतलब ग्रेड ए से लेके ग्रेड डी तक का हर तरह का जॉब करने वाले लोग मिल जाए किसी एक ही एरिया में, तो इनकम ग्रुप का आराम से पता चल जाएगा। सारा वेरिएशन, पार्टिसिपेशन, जितना भी ग्रुप है, एज ग्रुप, सब कुछ अगर उसमें हर एज ग्रुप के लोग रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो भी स्टडी होगा, जो भी रिसर्च होगा, वो ज्यादा क्लियर होगा, उसका रिजल्ट समझ में आ सकता है, सबका पार्टिसिपेशन होगा और ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्वालिटी इंफॉर्मेशन ज्यादा मिलेगा आपको, इंफॉर्मेशन गैदर करना भी आसान हो जाएगा, रिसर्च का जो कंक्लूजन होगा वो भी तुम बता सकते हो और तुमको ज्यादा टाइम भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्लस्टर सैम्पलिंग, इसी का वही एरिया सैम्पलिंग भी होता है। क्लस्टर सैम्पलिंग में कभी कभी क्लस्टर वाइज किया जाता है, मतलब कुछ ले लो ऐसा एरिया में, एरिया वाइज भी क्लस्टर कर रहे हैं हम लोग और एरिया सैम्पलिंग में सिर्फ एरिया के बेसिस पे ही डिसाइड कर लेता। जब एरिया के बेसिस पे डिसाइड करोगे तो ऐसा हो सकता है कुछ गांव में ले लो, ऐसा एरिया जहाँ पे ज्यादा खेती होता है, जहाँ कम होता है, 2 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया एरिया वाइज, तो उस तरह से भी एरिया सैम्पलिंग आ जाएगा। मतलब क्लस्टर का एक सब पार्ट है एरिया सैम्पलिंग। क्लस्टर में आप नंबर ऑफ पर्सन को काउंट कर रहे हैं और एरिया सैम्पलिंग में एरिया ही इंपॉर्टेंट है, ये एरिया की बात कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मैप की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये एरिया सैम्पलिंग वो हो गया। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, मेरा क्वेश्चन क्या था, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है? तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वही होगा जिसमें इक्वल ऑप्शन मिल रहा है। तो क्लस्टर सैम्पलिंग में सबको इक्वल ऑप्शन नहीं मिलता है तो वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं होगा। कहाँ मिल रहा है? कोई एक एरिया ले रहे हो तुम, दूसरे एरिया को तो फिर हटा दे रहे हो ना। क्लस्टर डिसाइड किए तो क्लस्टर डिसीजन में कहीं ना कहीं बायसनेस हो गया ना। आप एक क्लस्टर को पूरा ज्यादा फोकस दे रहे हैं, दूसरे क्लस्टर की बात ही नहीं कर रहे हैं और उसमें सिलेक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है इक्वल कहाँ मिला? हर हाउस होल्ड को तो इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं मिला। हाँ, और ऐसे भी मान सकते हो ना कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी कहाँ मिला? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में सबको एक रूम में बैठा दिए, रैंडम सिलेक्शन कर रहे हैं, इक्वल ऑप्शन बाउल में चिट डाल के लिखे, उसमें से किसी 10 का सिलेक्शन किए। अब वो क्लस्टर में हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। हर हाउस होल्ड का सिलेक्शन तो नहीं वैसा हो रहा है। इसका फर्स्ट स्टेज बोल सकते हैं कि आपने क्लस्टर जो डिसाइड किया वो एक क्लस्टर हो सकता है, कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी फॉलो कर रहा है, दूसरे स्टेज में तो नहीं फॉलो कर रहा है ना। कहाँ हर घर को इक्वल काउंट होने का ऑप्शन मिला? लेकिन स्ट्रेटिफाइड में मिलता है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में मिलता है, किसी भी घर का सिलेक्शन हो सकता है, तो वहां पे इक्वल ऑप्शन है। और सर्टिफिकेशन में भी हो सकता है। सब में आपको सर्टिफाइड डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर दिए, अगर डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर दिए तो हर डिपार्टमेंट से सिलेक्शन का ऑप्शन तो वही है ना, मिला ना। तो वही चीज हो जाता है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व होगी क्योंकि आपने इसमें से रैंडम सिलेक्शन किया, उस रैंडम सिलेक्शन का मल्टीपल किया, तो ये जो एक रैंडम स्टार्ट है वो तो रैंडम सिलेक्शन ही है और इसके बेसिस पे डिसीजन लिया गया, तो वो भी वही आ जाता है। अब ये है क्या, इसका एडवांटेज क्या था? ये जो है अनबायस्ड होता है। पहला एग्जांपल, पहले सबसे बड़ा एडवांटेज इसका यही है कि अनबायस्ड है, इक्वल, क्या कहा जाए, ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन हैव इक्वल चांस ऑफ इंक्लूडेड इन सैंपल।
ठीक है, पहला एडवांटेज ये है। और क्या एडवांटेज है ये बताओ, सोचो इस चीज को। कॉस्ट सेविंग, सिंपल रैंडम सैंपलिंग कॉस्ट सेविंग, रिजल्ट परफेक्ट होगा। सिंपल रैंडम सैंपलिंग की जल्दी नहीं होता है ना, सिंपल रैंडम सैंपलिंग की जल्दी कहाँ होगा। पूरे पटना में से 10,000 का सिलेक्शन कर रहे हो, अब 10,000 हो सकता है तुम्हारे बगल वाला भी हो और तुमसे 20 किलोमीटर दूर वाला भी हो, तो जल्दी कैसे हो जाएगा। बगल वाला ले लेंगे सब, पर बगल वाला सब ले लोगे तो उसको पर्पसिव सैंपलिंग बोलते हैं, डेलिब्रेट सैंपलिंग बोलते हैं। मैंने बताया था शायद, सब अगल बगल का सब सैंपलिंग लिया, तुम अपने घर के आसपास का ऑब्जर्वेशन ले लो, तुम्हारे फ्रेंड अपने घर के आसपास का ऑब्जर्वेशन ले ले, ऐसे ही 20 लोग हैं सब अपने अपने घर के आसपास का ऑब्जर्वेशन ले लो, तो वो पर्पसिव सैंपलिंग होगा, डेलिब्रेट सैंपलिंग होगा, उसमें कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं है। आपके आसपास के लोग ऐसे हैं इसलिए आप ये मान रहे हैं कि बाकी लोग भी ऐसे ही हैं, मतलब ऐसा बिहेवियर है, ये है, जो भी इनकम स्टेटस हो जो भी है, सिर्फ उसके बेसिस पे देख रहे हो, तो नहीं बोला जा सकता है ना। साइंटिफिक अप्रोच है, सिर्फ तुम्हारा पड़ोस में जो है और तुम्हारे पड़ोसी कंट्री का ले लो, जो कंट्री है वही पूरा दुनिया है, नहीं है, ऑब्वियसली नहीं होगा। यहाँ पे कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं होता है, तो पर्पसिव सैंपलिंग में कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, एंड दैट इज आल्सो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। कोशिश यही करिए, कभी भी अगर सैंपल्स लेना हो, रिसर्च करना हो, कुछ भी स्टडी करना है और साइंटिफिक अप्रोच अगर यूज करना है, तो कभी भी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ही ले सकते हो, वही लेना ज्यादा अच्छा होता है। जब ये सब पॉसिबल नहीं होता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो, देन वी गो फॉर पर्पसिव सैंपलिंग, दैट इज द लास्ट ऑप्शन। अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो यही पढ़ लो, वो बात होती है। डेलिब्रेट सैंपलिंग और पर्पसिव सैंपलिंग, आपको ये स्टडी करना है इसलिए आपने यहाँ डेटा कलेक्ट किया। सिंपल रैंडम सैंपलिंग सबसे ज्यादा साइंटिफिक बोला जाता है, उसका थोड़ा मॉडिफिकेशन सर्टिफाइड रैंडम सैंपलिंग है, सिस्टमैटिक भी है, प्रैक्टिकली भी है। बताएंगे पहले ये तो बताओ पहले, और कोई पर्पसिव सैंपल का एग्जांपल, मतलब सॉरी एडवांटेज सोचने के लिए ही बोल। हाँ, टाइम हमको तो नहीं लग रहा है ना कम होगा, तुमको कैसे लग रहा है ये नहीं समझ आ रहा है। हाँ, तो अलग अलग क्लास से अलग अलग डिपार्टमेंट से कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन हो रहा है ना। यहाँ पे तुम अलग क्लास की बात कर रहे हो, तुम क्योंकि एक ही कॉलेज में हो। अब मान लो किसी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो, तो फिर है पॉसिबल, एक यूनिवर्सिटी में 10, 20, 50 कॉलेज एफिलिएटेड है, आप उसमें से किस कॉलेज का आप चूज करेंगे, है ना डिसीजन मुश्किल। उसको ब्रॉडर लेवल पे सोचिएगा तो थोड़ा लगेगा, तो समझ में आ जाएगा क्या है। मतलब कॉलेज से लेंगे तो पर कॉलेज का एक ही बच्चा देंगे। अब अगर हर कॉलेज से एक बच्चा लोगे तो किस डिपार्टमेंट से लोगे ये डिसाइड करो तुम। ठीक है, सब डिपार्टमेंट से ले लेंगे तो उसमें भी सोचना पड़ेगा। ये भी था ना सर्टिफाइड में याद है, प्रोपोर्शनेट डिस्प्रोपोर्शनेट, हर डिपार्टमेंट का स्ट्रेंथ अलग अलग होगा, किसी में 20 बच्चा है, किसी में 200 बच्चा है, तुम सबको एक इक्वल चांस दे रहे हो। द सिलेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट, हाँ वाह हो गया। और तुम्हारा शक्ल देख के हम सैंपल में लगते नहीं, तुम पॉपुलेशन में आते हो, अपने आप में पॉपुलेशन। क्या बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैनेजमेंट पढ़ के सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वाह। ठीक है, ऋतिक रोशन छोड़ो ना, तुम अपना रोशन बताओ ना। एडवांटेज मैंने पूछा, पर्पसिव सैंपलिंग, पॉपुलेशन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है क्या? मैम तो हर जगह तो बायस हो ही जाएगा मैम। कहाँ तुमको बायसनेस दिख रहा है? थोड़ा बहुत तो हर जगह है, पर्पसिव में भी है, अपनी एरिया में। पर्पसिव सैंपलिंग इज अ बायस्ड सैंपलिंग, पर्पसिव सैंपलिंग ही बायस्ड सैंपलिंग है।
रैंडम सिलेक्शन में भी रैंडम सिलेक्शन में बायसेस कहाँ हो रहा है? अब इस बच्चा का नहीं होगा तो क्या करेगा? इस बच्चे का तुम अपना हाथ एकदम संभाल के रखो। अपॉर्चुनिटी तो सबको मिल रहा है। जो बंदा करेगा मतलब सैंपल का नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। इधर यार आ जाओ, आ जाओ, सैंपल में कौन आएगा हम आप देख लेते हैं, आ जाओ। मैम ठीक है, वो हो गया। तो फिर दिमाग उल्टा क्यों लगाते हो? मैम ठीक है, मान लीजिए मैम रैंडम किसी का सिलेक्शन करेंगे मैम। हाँ तो ठीक है, रैंडम सिलेक्शन करेंगे तो Yes. सबका सिलेक्शन तो होगा ही नहीं, कभी भी होगा क्या सबका सिलेक्शन सबका? वही तो बोल, यहाँ पे बायस हो जाएगा ना मैम, जैसे मेरा ही हो गया। हाँ ठीक है, तो सब बायस हो जाएगा, ये मेरा का ही होगा। क्लियर? ऑप्शन सबको इक्वल मिला, अपॉर्चुनिटी इक्वल मिला, कैसे मिला मैम? क्यों नहीं मिला? आप आइए, किसी को भी ले लीजिएगा ना मैम, मैंने कि एग्जाम दीजिएगा। बुद्धू राम हो। ठीक है, अच्छा एक बार बताओ, सबको एग्जाम देते हो, सबका एग्जामिनेशन का मार्क्स सेम आता है? नो मैम। नहीं आएगा ना, सब लोग अलग अलग एग्जाम दे रहे हैं, पेपर क्वेश्चन पेपर सेम है, एनवायरनमेंट सेम है, पढ़े वो सब एक जैसे, सबका मार्क्स अलग क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? सिर्फ वर्ड पे डिपेंड करता है। दिमाग, टैलेंट कैरियर छोड़ो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। सबको इक्वल मार्क्स मिलेगा, कितने भी अच्छे से पढ़े हो, सबको एक जैसा मिलेगा, सब लोग एक ही एनवायरनमेंट में पढ़ते हो ना, एक ही क्वेश्चन एग्जाम देते हो, सब कुछ एक जैसा होता है, फिर डिफरेंट मार्क्स क्यों आता है? फिर एवरेज मार्क्स उसमें भी नहीं आता ना, नहीं आएगा इक्वल मार्क्स, तो सबका सिलेक्शन होने का चांस रहता है सेम। अब उसमें से टॉप 3 को चूज किया जा रहा है, अब तुम कैसे बोल रहे हो कि तुमको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिला? कैसे बोल सकते हो? मतलब एग्जाम जब 1 मिनट बोल सकते हैं या नहीं? नहीं बोल सकते हैं। वही बात है, जब रोल नंबर शीट में सबका लिखा हुआ है, किसी का एक का सिलेक्शन हुआ, तो ये कैसे बोल सकते हैं कि आपका जानबूझ के नहीं सिलेक्ट किया गया? ठीक है, 1 मिनट, जस्ट आंसर इट। होगा? बायस नहीं है बायस्ड, क्लियर हो ना? हाँ अब बोलो। मैम बड़ा सा बॉल लेंगे, ठीक है मैम, बहुत बड़ा उसमें चीट डालें, तालाब में डाल दो। तालाब में बत्तख लाते हैं मैम, उसी में सोच लीजिए, और उसका रैंडम लेना किसी का भी। तो उसका थ्योरी ही है कि जब आप लिख रहे हैं, पूरा नंबर लिखे हैं, एक मिक्स बाउल में डाल रहे हैं, उसको वेल सफल कर रहे हैं, मिक्स करके पूरा उसमें से एक चिट लिया गया। अब वो एक चिट कोई तुम जानबूझ के वही चिट लिए हो? तुमको पहले से पता उसमें किसका नाम है? नहीं, तुमको खुद का ही नाम 30 स्टूडेंट्स है ना क्लास में, खड़े हुआ सबका नाम लिख के दे देते हैं, बस ये तुमको बोल ही दिया जा रहा है तुम अपना शीट निकालो। तुम अपना शीट निकाल पाओगे? निकाल पाओगे? निकाल भी सकते हैं, श्योर हो तुम? प्रोबेबिलिटी है, एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, मार्क कर देंगे। बायसेस की बात नहीं हो रही है, सब एक जैसा है, यहाँ पे कंडीशन ही होता है, होमोजेनियस होना चाहिए, सबका शीट एक जैसा होगा, लिखा हुआ एक ही कलर से होगा, सब कुछ एक जैसा होगा, जैसे लाइक क्या क्यों नहीं होगा? तो बायस नहीं ही होगा ना, बायस कब होता है? नंबर ऑफ पॉपुलेशन, तो ये मैंने बताया था, अगर यही आपको पूरा कमरे का में कुछ चिट से भर दिया जाए, अब कोई एक ही कॉर्नर आप चले गए हैं और सिर्फ उसी कॉर्नर से आप ले रहे हैं चिट, तो हो सकता है। और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि इतना चिट बनाओ कि पूरा एक कमरा भर दो। कितने साल लगने वाले हैं, कितना टाइम लगेगा उसको चिट बनाने में? 2 साल है ना, बहुत टाइम नहीं टेकिंग है ना। तो फिर उसके लिए दूसरा तरीका था, रैंडम नंबर टेबल मेथड था, रैंडम नंबर टेबल मेथड। अब उसमें वो नंबर तुमने तो नहीं लिखा है और तुम उसके हिसाब से तो सिलेक्शन नहीं करोगे, बताओ, तुम्हारे हिसाब से नंबर लिखा है, जो नंबर्स आया है, जो काउंटिंग नंबर्स पढ़ते हो, उसमें सारे नंबर्स की फ्रीक्वेंसी तो इक्वल है, सारा नंबर 0 से लेके 9 तक नंबर से ही बना है ना?
100 तक में जाइएगा तो हर नंबर जो भी 90 आप 1 से लेकर 99 तक चले जाइए, सारे नंबर्स का सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर 0 से लेकर 9 तक में आओ, सारे नंबर्स के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/10। 0 से 9 तक जा रहे हो, 1/10 है। किसी का अलग प्रोबेबिलिटी है? नहीं है, तो फिर बायस कैसे है? हर जगह बायस नहीं हो सकता है ना। रैंडम सिलेक्शन कुछ भी कर लिया तो आप तो उसमें आप क्लेम करोगे कि बायस ही है, तो मैं ऐसा जरूरी नहीं है होगा बायस। हाँ, जब टेक्निकली समझने को लगता है कि रैंडम, हाँ मुझे लगता है कि सब उनसे फील होता है कि मुझे या कोई पता है समझ में आता है रैंडम ही छोड़। रैंडम समझ, तो रैंडम का मतलब ही है अनबायस्ड होगा। अब मान लो क्लास में आए, कोई भी सेमिनार में कुछ बोलने जा रहे हैं, कुछ भी पूछा जाता है जो आप लोगों को पहचानते ही नहीं हो, सिर्फ रैंडमली सीट नंबर के हिसाब से पूछ दिया गया कुछ क्वेश्चन, आपका फेस नहीं देखा मैंने, अब जो क्वेश्चन है वो क्या है? रैंडम है, अनबायस्ड होगा। रिस्पॉन्स क्या होगा बताओ? नहीं है अनबायस्ड, नहीं है अनबायस्ड। कैसे होगा? सीट नंबर में पता ही नहीं है मुझे किसका सीट नंबर क्या दिया हुआ है, तो बायस नहीं हो रहा है। बायस नहीं होगा। तो यही चीज बस समझना है। एरिया वाइज डिवाइड कर दिए, आपका घर किस एरिया में आता है हमको नहीं पता, ठीक है, लेकिन रैंडम सिलेक्शन में कोई चीज रोल नंबर जो भी मान लो कुछ घर पे मार्क करके हम चले आए, ठीक है, अलग अलग घर का कुछ कुछ मार्क नंबर दे दिए, इस एरिया में 10-50 घर है, सबका 1 2 3 4 मार्किंग करके चले आए, और चिट में जब सिलेक्शन कर रहे हैं तो पता चला वो तुम्हारा ही घर है, निकल गया सपोज, तो क्या ये बायस है? नहीं हुआ ना। आपने क्या किया, आप एक प्रोसेस में गए, नंबर अलग अलग मार्क करके चले आए, अब उसमें से कोई रैंडम सिलेक्शन, रैंडम हाउस सेलेक्ट कर रहे हैं, अब यहाँ पे बायसनेस कहाँ दिख रहा है आपको? नहीं होगा बायस्ड। बायस तब होगा जब आप जानबूझकर उसका ही सिलेक्शन करते हैं, तब बायस होता है। डेलिबरेटली कर रहे हैं वो, तो उसके लिए सैम्पलिंग है ही, पर्पसिव सैम्पलिंग या फिर डेलिबरेट सैम्पलिंग, जो आपको रैंडम सिलेक्शन करना है। मान लो हम बोले कि 50 घर का आप रिकॉर्ड जो भी इनका नंबर ऑफ पर्सन काउंट करके लाओ, और आप काउंट करने गए तो आप अपने आसपास का कॉलोनी का 50 घर का सिलेक्शन कर लेते हो, रिकॉर्ड मेंटेन करके ले आते हो, कॉपी में लिख के जो भी रिकॉर्ड बताता है सबका लेके चले आते हो। अब बताओ ये जो भी आपने सैंपल सेलेक्ट करके आया वो क्या होगा? आप पर्पसिव, आपको चूंकि करना था तो आपने आसपास का सिलेक्शन करके ले आए बस। अब उसी 50 घर के बेसिस पे हम पूरे सिटी के बारे में जानना चाहेंगे या फिर उसके बारे में कंक्लूजन निकालेंगे, तो ये कंक्लूजन क्या बायस्ड होगा? होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि सिर्फ एक 50 घर का आसपास का ही तुम लेके चले आए हो, उसमें पूरे पटना का तो पार्टिसिपेशन नहीं है, तो बायस्ड है। इसको बोला जाएगा कि आपने एक पर्पस के लिए ही वो चीज किया है, दैट्स व्हाई दैट इज पर्पसिव सैम्पलिंग और डेलिबरेट सैम्पलिंग, जो आप जानबूझ के कर रहे हैं। जहां ये नहीं होगा, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, वो अनबायस्ड होगा, ठीक है, यही चीज समझना होता है। और जो अनबायस्ड होता है, अब इसी में मान लो तुमको 50 घर हम ये बोले, 50 ऑब्जर्वेशन लाना है, 50 हाउस होल्ड का रिकॉर्ड्स लाना है। अब तुम ऐसा करो, किसी एरिया का या फिर आपके पास सबका घर का लिस्ट हो, ठीक है, अब उसमें से रैंडम अलग अलग एरिया से आप 50 घर का सिलेक्शन करते हो। अब क्या ये जो सिलेक्शन हुआ है वो रैंडम है या नहीं? आपने 50 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन, 50 हाउस होल्ड का सिलेक्शन किया, वो कौन कौन सा किसका लॉटरी मेथड से या फिर किसी भी जगह से, चलो इस एरिया में से कुछ सिलेक्शन कर लेते हैं, नेक्स्ट एरिया में से कुछ कर लेते हैं, यहाँ पे कहाँ हो जाएगा? बायस्ड होगा। और हर घर में आपने जब चूंकि रैंडम लिया है किसी को, तो किसी भी हाउस होल्ड के सिलेक्ट होने का चांस कितना था? इक्वल था, है या नहीं? अब इक्वल है तो अनबायस्ड होगा। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी टर्म आ जाता है, इन्वॉल्व हो रहा है प्रोबेबिलिटी। अब पहले वाले में प्रोबेबिलिटी 1 कब होगी? जब वो हाउस होल्ड आपके घर के आसपास है, तो वो सेलेक्ट होगा ही होगा।
मतलब प्रोबेबिलिटी 1, और अगर वो आपसे के घर से दूर है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन इज 0 होगी ना। लेकिन अगर पूरे पटना से आप सिलेक्शन कर रहे हैं और रैंडम सिलेक्शन कर रहे हैं, कोई इंटेंशन भी आप कुछ सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं, कोई इंटेंशन ही नहीं है इस पर को सेलेक्ट करो इसको रिजेक्ट करो, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, जो भी सिलेक्शन होगा वो क्या होगा, अनबायस्ड होगा। किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा मुझे नहीं पता, है ना। ये चीज होता है। जो लॉटरी टिकट्स वगैरह होता है वो बायस्ड होता है। इतने सारे लॉटरी टिकट्स का कोई एक नंबर है। अब उसमें भी लॉटरी मेथड में इसी तरीके से अप्लाई किया जाता है कि इतने आफ्टर 1 2 3 दिस काउंट, आप किसी एक पे कुछ रिवॉर्ड रख रहे हैं, दूसरे पे नहीं रख रहे हैं, नेक्स्ट 50 में नहीं रख रहे हैं, हो सकता है। तो इसमें क्या इंटेंशनली तो नहीं है, या तो सिस्टमेटिक लगाया हो या तो रैंडम सिलेक्शन से किसी को रिवॉर्ड का हो या फिर कुछ भी ऐसा हो, तो वहां पे अनबायस्ड होगा ना वो चीज। इसी चीज को समझना है। अगर प्रोबेबिलिटी टर्म इन्वॉल्व है देन दैट इज अनबायस्ड, और अगर प्रोबेबिलिटी टर्म इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं है, तो फिर वो बायस्ड होने के चांसेस होंगे, जो कि एरिया सैम्पलिंग हो रहा है, पर्पसिव सैम्पलिंग है, कोटा सैम्पलिंग है, और भी बहुत सारे सैम्पलिंग। ठीक है, सिस्टमैटिक समझ में आ गया था। एरिया सैम्पलिंग क्लस्टर सैम्पलिंग का ही पार्ट है जिसमें एरिया वाइज डिवाइड करते रहो, ठीक है। एडवांटेजेस देखो, एडवांटेज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की बात कर रहे हैं हम लोग इनिशियल स्टेज पे, उसमें क्या होता है, पहले तो आपको कम इंफॉर्मेशन मिलेगा और वो सफिशिएंट होता है। मान लीजिए 50 हाउस होल्ड की बात कर रहे हो और आपके उसके बारे में कंक्लूजन निकालना है, तो आप 10 टोटल 1000 घर का सिर्फ 10 के बेसिस पे कंक्लूजन निकाल रहे हैं, मतलब लेस इंफॉर्मेशन है तब भी आप जजमेंट करने के कंडीशन में है। लेस इंफॉर्मेशन अगर है तब भी आप कहीं ना कहीं पॉपुलेशन के बारे में ज्यादा जान सकते हैं, ये एक फायदा हुआ। अनबायस्ड होगा ये होगा, और क्वांटिफिकेशन भी होता है, मतलब क्या कर रहे हो, सबको इक्वल चांस भी दे रहे हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हो, और कम इंफॉर्मेशन में ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन भी कर रहे हो, ठीक है। इसमें देखो पॉइंट्स तुम्हारा लिखा है, इट इज अनबायस्ड, क्वांटिफिकेशन इज पॉसिबल, और लेस नॉलेज ऑफ यूनिवर्स इज सफिशिएंट। मतलब 2-4 क्लास 10 20 50 के क्लास में अगर 2-4 बच्चे का रिस्पॉन्स ऐसा है तो हम उससे पूरे क्लास के बारे में कंक्लूजन निकाल रहे हैं, तो लेस इंफॉर्मेशन मिला है तब भी वो सफिशिएंट होगा, ठीक है। बता हाँ कैसे डिसएडवांटेज आ जाएगा बताओ। लिमिटेड कर रहा है, लिमिटेड एरिया, हम कहाँ लिमिटेड एरिया की बात कर रहे हैं, तुम पूरा क्वेश्चन बोलो, डाउट खत्म करो, बोलो नहीं बोलो ना, लिमिटेड एरिया कहाँ डिवाइड, हम इसलिए तो रैंडम ले रहे हैं। कभी कभी ऐसा ये चीज सोचे हो ना कि 2-4 दोस्त एक ही जैसा बैठेगा, एक जैसा एक साथ बैठेगा, सबका एक ही जैसा इंटेंशन होगा, तो अब क्या कर रहे हैं हम, ग्रुप वाइज नहीं डिवाइड कर रहे हैं। मैंने रैंडम सिलेक्शन किया, यहाँ से लेके वहां तक 10 बेंच है, हर बेंच से एक एक दो कैंडिडेट से पूछ रहा है, रैंडम हुआ या नहीं, हो जाएगा। ये भी हो सकता है टॉप 5 स्टूडेंट है, हम उसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो और हम क्लास का जो रिस्पॉन्स उसको ओवर एस्टिमेट कर लिए, पता चला वही 5 बच्चे से पूछे जिसको कुछ नहीं आता हो, अंडर एस्टिमेट कर लिए। तो इसीलिए तो बोला जाता है कि आपको रैंडमली लेना चाहिए। तो रैंडम सिलेक्शन जब करोगे तो उसमें हो सकता है जो लेस एफिशिएंट बच्चा हो वो भी इंक्लूड हो गया हो, जो टॉपर हो वो भी इंक्लूड हो गया हो, जो एवरेज स्टूडेंट हो वो भी इंक्लूड हो गया हो। तो इन शॉर्ट आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, और जो इंफॉर्मेशन मिलेगा वो ज्यादा रिलायबल होगा एज कंपेयर टू आप क्लस्टर वाइज का जो ले रहे हैं हम, ठीक है। ये चीज समझ में आना चाहिए। हाँ बोलो। हाँ इट इज कॉस्टली, या कॉस्ट है कॉस्टली, क्योंकि रैंडम सिलेक्शन में आप अलग अलग एरिया से ले रहे हैं,
रैंडम सिलेक्शन कर रहे हैं ना। मान लो 50 दुकान लेना है, 50 घर लेना है, तो पूरे पटना के अलग अलग एरिया से ले रहे हो, पूरे पटना में पूरे शॉप में जाओ, कॉस्टली हो जाएगा, टाइम लेगा ही, क्योंकि अलग अलग एरिया में आपको जाना पड़ेगा। यही क्लस्टर में कम हो जाता है, क्योंकि आप एक ही ग्रुप में ज्यादा टाइम दे रहे हैं। नेक्स्ट, और क्या था? हाँ, तो अलग अलग एरिया में जाओगे तो अलग अलग इंसान चाहिए, अलग अलग पर्सन चाहिए, अलग अलग वो ऑब्जर्वेशन लेगा। हो गया? और कोई अनबायस्ड है, बायस्ड है, और कोई डिस्कशन का पॉइंट? हम क्या भेज, पीरियड नहीं विजिबल है? अच्छा ठीक है, छोड़ो। अब देखो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एग्जांपल्स याद रखो। डेलिब्रेट सैम्पलिंग और पर्पसिव सैम्पलिंग दोनों एक ही चीज है। नेक्स्ट है स्वैपिंग मॉल इंटरसेप्ट सैम्पलिंग। ये कुछ है नहीं, मतलब मैनेजमेंट वाले इस्तेमाल कर लेते हैं, ऐसा कोई सैम्पलिंग है नहीं, साइंटिफिक नेम नहीं है ये। एक बोलता है स्वैपिंग मॉल इंटरसेप्ट सैम्पलिंग, तो ये हाँ, तो अब इस्तेमाल वो उसको बस एक वर्ड दे दिया गया है, कुछ ऐसा लॉजिकल है नहीं। सीक्वेंशियल सैम्पलिंग, मॉल्स में गए हो, वहां का वो जो सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हो अलग अलग जो भी बस, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, बट उसका कोई साइंटिफिक नेम नहीं है, वो कोई साइंटिफिक सैम्पलिंग नहीं है। डेलिब्रेट सैम्पलिंग है, पर्पसिव सैम्पलिंग है, सीक्वेंशियल सैम्पलिंग भी है, और वो साइंटिफिक सैम्पलिंग है, कोटा सैम्पलिंग भी है, स्नोबॉल सैम्पलिंग भी है, पैनल सैंपल्स, और जो सेकंड नंबर का जो सैंपल है वो वैसा कुछ साइंटिफिक सैंपल्स का मेथड नहीं है, ये एप्लीकेशन के बेसिस पे नाम दे दिया गया है। सीक्वेंशियल मींस ये बहुत ज्यादा हायर लेवल का सैम्पलिंग मेथड है, सीक्वेंशियल सैम्पलिंग बताएंगे, वन बाय वन सैंपल्स लेते हैं सीक्वेंशियली। एक सैंपल लिए, देखिए, ऑब्जर्व किए, डिसीजन लिए, कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बेसिस पे समझ में आया कि कुछ समझ में नहीं आया तो दूसरा सैंपल ले रहे हैं, फिर उसके बेसिस पे जजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, पॉसिबल नहीं हो पाया, देन टेक थर्ड सैंपल। इसी तरह एन सैंपल्स ले सकते हैं, 50,000 100 जो भी लेना है वो सैंपल्स लोगे, हर स्टेज पे एक एक करके लोगे, एक से ज्यादा सैंपल्स एक बार नहीं ले सकते, यही सीक्वेंशियल सैंपलिंग है। ठीक है, डेलिब्रेट सैंपलिंग का एग्जांपल बता चुके हैं, तुम्हारे आसपास दिख रहा है, बस वही ले लो, तुमको मन है इसलिए ले लो, जो भी ऐसा कुछ आ रहा है जो आप जानबूझ के कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, देन दैट इज पर्पसिव सैम्पलिंग। ठीक है, अब मान लो जो कोका कोला फैक्ट्री कर ले रहे हो, एक यहीं पे फैक्ट्री ही दिख रहा है, तो क्या होगा, इसी से आपने सैंपल्स ले लिया, अब ये पर्पसली आपने, यही आपके पास अवेलेबल था इसलिए आपने लिया, यही सैम्पलिंग है। अगर पूरे इंडिया में देख रहे हो, अलग अलग प्लेसेस से रैंडम सिलेक्शन कर रहे हो, तो फिर वो सिंपल रैंडम हो गया। उसी में सर्टिफिकेशन भी लार्ज स्केल स्मॉल स्केल सबका फैक्ट्री का साइज एक जैसा तो नहीं होता होगा, अलग अलग होगा, तो उससे सिलेक्शन करते हो तो फिर वो सर्टिफाइड हो जाएगा। अगर आप सिर्फ आपके पास अवेलेबल है, आपने इसलिए लिया है, देन दैट इज पर्पसिव और डेलिब्रेट सैम्पलिंग। लो पढ़, वो रोज होता रहता है, पढ़ेगा। चलो बताओ तो, शॉपिंग मॉल इंटरसेप्ट सैम्पलिंग क्या है? हाँ चलो ना, तुम बताओ। इंटरसेप्ट सैम्पलिंग, हाँ, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का तो पहले ही टाइप बता चुके हैं, वही है वो। आगे, In this method, the response are recruited for the individual interview at fixed location in the shopping mall. Example दे रहे हैं, example है shopper shop, food world, Sunday to Monday. This type of study would include several malls, each serving different socioeconomic population.
तो समझ आया? बताओ। इंडिविजुअल का किसी का लेते हैं, किसी इंडिविजुअल मॉल के गए। शॉपिंग मॉल इंटरसेप्ट मींस मॉल जा रहे हैं, आप वहीं से सिलेक्शन कर रहे हैं, ये इतना तो समझ में आ रहा है। आगे बताओ। आगे तो वही यही है बस। बस खत्म। एग्जाम्पल हम बताया कि किसी एग्जाम्पल में आपका हो गया शॉप फुटबॉल संडे टू मंडे क्या है? व्हाट है संडे टू मंडे में दिस टाइप ऑफ एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं। दो। The researcher may wish to Researcher, what is it? The researcher may wish to compare the response of two or more TV commercial. तो पता नहीं आज ही बताओगे या कब बताओगे? नहीं मुझे नहीं समझ में आया। What is shopping mall intercept sampling? कृष्णा बताओ तो पढ़ के तुम। विशाल बताइए क्या है? shopping mall intercept करती ना। वो है क्या बस बता दो। Respondents are required recruited for individual interviews at fixed location in shopping mall. Example: shoppers shop football Sunday to Monday. Is that 25 Sagar Mall? कृष्णा का 19 है 28 उसको 26 वो भी लिखा है उसने, वो भी लिखा है। बस समझ में नहीं आ रहा है क्या है। आ गया। बस ऑब्जर्वेशन कर रहा है वो और वो रोटेशन वाइज ऑब्जर्वेशन क्या मतलब व्यू कस्टमर्स का। ठीक है सबका जो आया है। हाँ चलो ठीक है क्या कर रहे हैं आप? चलो तो हो गया, समझ गया तुम लोग क्या कर रहे हैं। हाँ, बस आप क्या कर रहे हैं? हाँ टाइप ऑफ डिमांड में। अच्छा उनका व्यू बस जान रहे हैं, शॉपर्स का सेल क्या हो रहा है, किस तरह के लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सिर्फ आप ये ऑब्जर्व करके कुछ जज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये वीकेंड्स पे ज्यादा सेल्स ऑफर्स वगैरह देखते होगे, ज्यादा कस्टमर्स विजिट करते हैं मॉल में, ये देखते होगे। बस ये चीज जो संडे मंडे वगैरह टर्म डाल देते, ठीक है इस तरह का टर्म्स आएगा। ठीक है कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, टनल सैम्पलिंग, ठीक है ये सब पढ़िएगा तो नेक्स्ट क्लास में सारा कुछ इसको हम खत्म करेंगे। उसके बाद प्राइमरी डेटा पे जाएंगे। ठीक है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में टॉपिक्स देखो क्या क्या है, यहाँ देखा जाएगा। ठीक है फिर से हम उसी को लेके जा रहे हैं।